प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभ आईएएस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। जिनका पेपर बाकी है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का, यानी जिन्हें 30 और 31 अगस्त को परीक्षा देनी है, उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो क्लास की बात करें तो आज की वीडियो क्लास संदर्भित है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा से संदर्भित जो पेपर हो चुके हैं, यानी 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त को। तो आज की वीडियो क्लास के तहत मैं आपको दे रहा हूँ 23 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसके जीएस के प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए लेट नहीं करते हैं और वीडियो क्लास की शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने 23 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में पेपर दिया था वो अपने जीएस के प्रश्नों को मिला लें, और जिन्होंने 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट को पेपर दिया था तो 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की मैंने अपलोड कर दी है। अपलोड का मतलब कि एक वीडियो के माध्यम से मैंने वो आपको उपलब्ध करा दी है, जाकर के वहाँ देख लें और उसे मिला लें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। तो 23 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में जो जीएस के तहत जो पहला प्रश्न पूछा गया, जो पेपर मेरे पास है उसमें ये प्रश्न संख्या है 58। तो प्रश्न है यूडीएचआर यानी मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? तो यहाँ अनुच्छेद दिया हुआ है अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 25। चारों पे अगर चर्चा की जाए तो मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा हुई थी उसके तहत 30 अनुच्छेद बनाए गए हैं, और 30 अनुच्छेद में अनुच्छेद नंबर 14, ठीक है, यानी ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया था एनपीए का पूर्ण रूप है, ठीक है। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर होगा गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इसका प्रयोग होता है बैंकिंग के संदर्भ में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है? इसके उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर है ललितपुर, ठीक है, यानी ऑप्शन सी। तो ललितपुर में शेरा नृत्य मनाया जाता है। हर उत्सव या खुशी के मौके पर यह नृत्य वहाँ पे किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न पे अगर पूरा ध्यान दिया जाए तो ये जो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि हुई उसका जो मुख्य उद्देश्य था, यानी इसका जो सही आंसर होगा नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। ये ध्यान में रख लेना है, क्योंकि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के बारे में पूछ रहा है। ये जो संधि हुई थी इसे अंग्रेजी में कहें तो सीटीबीटी कहते हैं, ठीक है। 1996 में यूनाइटेड नेशन ने इसको अपनाया था, ठीक है, और 187 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और 19 नवंबर 1996 से ये संधि लागू है, ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था अर्जुन पुरस्कार किस खेल में किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो यहाँ अगर ऑप्शन पे हम ध्यान दें तो अर्जुन पुरस्कार का संबंध है खेल से, ठीक है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार अगर देखा जाए तो मेजर ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार पहला है, उसके बाद अर्जुन पुरस्कार का स्थान आता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है और इसका सही उत्तर है अबुल कलाम आजाद, ठीक है। अगला प्रश्न था 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपए के नोट प्राप्त हुए? तो यहाँ ध्यान रखिएगा आरबीआई ने ये आंकड़े 2 बार जारी किए, ठीक है, 2 बार जारी किए। तो एक बार उन्होंने जारी किया 31 अगस्त 2017 को। तो 31 अगस्त 2017 को उन्होंने जो आंकड़े जारी किए उसके हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर था 98.96%। आगे चल के 2018 में अगस्त के महीने में ही आरबीआई ने एक और आंकड़ा जारी किया जहाँ उन्होंने बताया कि 99.3% 500 और 1000 के नोट वापस आ चुके हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन डैश ने को अपनाया गया, ठीक है। तो अगर 65 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ सीधा सा पूछा हुआ है कि किस सम्मेलन में मानव अधिकारों को अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर जो है वो है वियना घोषणा, ठीक है। तो वियना घोषणा के तहत मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन में अपनाया गया, ठीक है। अगला प्रश्न किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया? तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको ध्यान रख लेना है कि जब चुनाव की व्यवस्था यानी कि पहला लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया। लोकसभा में और राज्यों के विधानसभा में ही आरक्षण दिया जाता है। तो उसी संदर्भ में ये क्वेश्चन था और हर 10 साल पे इसकी जांच करनी थी कि जो उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को वो उन्हें मिला है कि नहीं। तो इस संदर्भ में कई संशोधन हो चुके हैं और अभी इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 79वां यानी 79वां
संशोधन। ठीक है, तो 79वें संशोधन के तहत एक बार फिर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण बढ़ा दिया गया। इसी संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि अभी जो हालिया संशोधन हुआ है वो हुआ है 104वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 104वें संविधान संशोधन के तहत जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में जो सीटों का आरक्षण है उसे 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है मणिपुर। ठीक है, तो लोकटक झील पर ही एक तैरता हुआ उद्यान है यानी बगीचा जिसे नाम दिया गया है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ठीक है, और इस यहीं पे हमको मिलते हैं संगाई हिरण भी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था प्रस्तावना यानी उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है बंधुता। ठीक है, तो ये बंधुता को बढ़ावा देता है, तो इसका 68 का सही उत्तर सी बंधुता। अगले प्रश्न की बात करें तो डैश से इसकी शुरुआत होती है और एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करते हैं। ठीक है, तो जो इंटरनेट यूज करते होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि उन्होंने अपने कह सकते हैं कि जो आपके पास एप्लीकेशन है उसमें एक एप्लीकेशन हम रखते हैं जिसका नाम है फायरवॉल, और वो क्या करता है कि इंटर के माध्यम से जितने भी डेटा आते हैं उनको वो फिल्टर करता है कि कहीं उसके साथ कोई वायरस तो नहीं आ रहा है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसके अगर ऑप्शन पे ध्यान दें तो अगर रणनीतिक उपयोग नहीं होता तो हमारा आंसर हो जाता सामाजिक नेटवर्किंग, लेकिन यहाँ पे जो शब्द जुड़ा हुआ है वो है रणनीतिक उपयोग, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 70 का ए यानी सामाजिक माध्यम विपणन यानी बाजारीकरण। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न पूछा था भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है भूपेन हजारिका सेतु, असम में निर्मित है। ठीक है, और अभी हाल ही में मुंबई में भारत के सबसे लंबे सेतु की शुरुआत की गई जो समुद्र पर बना हुआ सबसे लंबा सेतु भी है। ठीक है, उसका नाम अगर जिसे याद होगा मैंने पीछे पढ़ा रखा है वो कमेंट करके जरूर बताएंगे। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की? ठीक है, तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना ठीक है जो लागू की गई वो लागू की गई 1998 में। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में लागू गई। इस प्रश्न पे थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। ठीक है, जो डाउट होगा उसको बाद में क्लियर करूंगा। अभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? यानी कि भारत और वियतनाम के बीच जो साझेदारी है उसे क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में क्या परिवर्तन आ रहा है? तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर होगा रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। ठीक है, तो रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर भारत और वियतनाम अपनी साझेदारी को आगे बढ़ा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो अभी हाल ही में इसके पहले जो यानी 17वीं और 16वीं लोकसभा की बात करें तो किसी भी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली थी कि उनके किसी भी व्यक्ति को विपक्ष का दर्जा दिया जा सके, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें मिली हैं और जैसा कि नियम है कि जिसके पास 55 सीटें होंगी यानी कि जितनी लोकसभा सीटें हैं उसका 10% उस पार्टी का ही व्यक्ति विपक्ष का नेता बनेगा, और विपक्ष के नेता का वही दर्जा होता है जैसा एक कैबिनेट स्तर के मंत्री का। तो जून 2024 में राहुल गांधी जी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न था तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो तुगलकनामा पुस्तक के लेखक की बात की जाए तो इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA क्या काम करती है? ठीक है, तो अगर चारों ऑप्शन पे आप ध्यान दें तो अक्षय ऊर्जा ऊपर से सबसे पहले लिखा हुआ है यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा, और इसका ए ऑप्शन यानी अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, यही इस एजेंसी का काम है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना कि यहाँ जो ऑप्शन है एक ऑप्शन उन्होंने दिया है इंटरपोल, तो इंटरपोल
का काम ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन है नाटो। नाटो एक संगठन है, ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों का संगठन है। वो आपस में जो भी समझौते उनके बीच होते हैं उनका पालन वो करते हैं। सी है विश्व बैंक। विश्व बैंक का काम है पूरे विश्व के जो विकासशील देश हैं उनको ऋण प्रदान करना। और डी ऑप्शन है आपका UNCCT, यानी UN काउंटर टेररिज्म सेंटर। तो इसका सही उत्तर है UNCCT, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर GST दर क्या है। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा कि जो प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुएं होती हैं, जैसे केवल अगर दूध दिया होता, ठीक है, तो वहाँ पे GST की दर होती 0%। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दूध उत्पाद, यानी दूध से जो चीज़ें बनाई गई। तो इस संदर्भ में आपको ध्यान रखिए कि दूध उत्पाद, ब्रेड यानी प्राथमिक क्षेत्र की चीज़ों से जो वस्तुएं बनाई गई उस पर GST लगाई गई 5%, यानी इसका सही उत्तर है A 5%, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यानी 80 नंबर, चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया जो 2024-25 तक होने की संभावना है, ठीक है। तो नासा हाल ही में चंद्रमा पर एक मानवयुक्त मिशन भेजने वाला है जिसे नाम दिया गया है आर्टेमिस, ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न था अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करता है, ठीक है। इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो ये एजेंसी क्या काम करती है, ठीक है। तो इस एजेंसी का काम है बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा, ठीक है। थर्मोन्यूक्लियर जुड़ा हुआ है, यानी कि ये एजेंसी जो काम करेगी वो ये देखेगी कि बड़े पैमाने पर जो यूरेनियम से या ड्यूटोरियम से जो ऊर्जा बनाई जाएगी उसके संदर्भ में ये काम करेगी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में, ठीक है। तो 14 सितंबर को पूरा भारत राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाता है। ऐसा इसलिए हम मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न था भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो भारतमाला परियोजना का संबंध है सड़क मार्ग से, यानी जितने ऐसे बंदरगाह हैं उनको मुख्य सड़कों से जोड़ देना, जिससे कि जो भी सामान आता है बंदरगाहों पर या जो सामान बंदरगाहों के माध्यम से भेजना है उनके आवाजाही में कोई दिक्कत न हो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दिवाली, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय GST में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है। यानी यहाँ पे ध्यान रख लेना है कि GST प्रश्न पूछ रहा है कि GST में जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा कर GST के तहत आता है, ऐसे इसको समझिए। तो आय कर की बात करें, धन कर की बात करें, संपत्ति कर की बात करें तो ये हैं डायरेक्ट टैक्स, यानी डायरेक्ट टैक्स का मतलब प्रत्यक्ष कर। और GST कैसा टैक्स है, तो ये अप्रत्यक्ष है। तो इसमें जो अप्रत्यक्ष है वो है सेवा कर, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया। तो वो थे महात्मा गांधी जी। इन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा अवश्य उपलब्ध करानी चाहिए सरकारों को। अगला प्रश्न था भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक रहा। तो 2020 और 21 में अगर मसालों के उत्पादन के प्रमुख राज्य की बात करें तो वो आंसर है मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग करने का आजीवन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है। तो इसका सही आंसर है सलमान रुश्दी, ठीक है। तो सलमान रुश्दी को अगस्त 2022 में न्यूयॉर्क में ये सम्मान प्रदान किया गया। अगला प्रश्न था सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, इसका सही आंसर है हरियाणा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है जनसंख्या डी, जनसंख्या को यहाँ पे डी माना गया है और पूछा गया है घनत्व। तो जनसंख्या का घनत्व कैसे निकालते हैं, इस तरह का ये प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो ये चारों ऑप्शन हैं, तो अगर हमें किसी भी देश की जनसंख्या का घनत्व निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि जो उस देश की जो संख्या है, यानी जो जनसंख्या है, उससे उस देश का जो क्षेत्रफल है उससे भाग दे देंगे। यानी इसका जो सही उत्तर है वो है सी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के अंतरिक्ष सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहचान और सत्यापन प्रक्रिया में सुधार करके,
ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न है 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी नेतृत्व करने की वजह से वल्लभ भाई पटेल जी को वहाँ की बारडोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्थान दिया गया। ठीक है, तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो 2021 का प्रश्न है, तो इसका आंसर है चौथा। ठीक है, अगला प्रश्न था चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? तो चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? तो इसका जो सही आंसर है, जो 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग 1950 इसका सही आंसर है। अब अगर क्वेश्चन यही बदलता और पूछता कि चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया, तो अब वहाँ पे अपना आंसर होता 23 मई 1951, और 23 मई 1951 को इसी वजह से तिब्बती लोग काला दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, और ये वो समय है जब दलाई लामा तिब्बत छोड़ करके भारत आए, और इसकी वजह से चीन और भारत में भी उनके संबंधों में भी कड़वाहट आई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? इन चारों ऑप्शन पर अगर हम ध्यान दें तो सबसे सही आंसर जो होगा, या जो सबसे सही आंसर निकल के आ रहा है वो है केंचुआ, क्योंकि हम ये देखते हैं, यानी अर्थवर्म। ठीक है, हम ये देखते हैं कि जब भी केंचुओं की संख्या कम होने लगती है तो यानी उस मिट्टी में प्रदूषण बढ़ चुका है। और ये केंचुए सामान्यतः जो है झीलों के किनारे, ठीक है, और जो जल स्रोत हैं उनके किनारे सबसे अधिक पाए जाते हैं, और जब प्रदूषण बढ़ता है तो वहाँ से हट जाते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे सही आंसर लग रहा है केंचुआ। अब ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश भर्ती आयोग इसका सही आंसर क्या मानता है। तो ये रहा 23 अगस्त सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों के उत्तर। एक प्रश्न पे मुझे कन्फ्यूजन है, और वो कन्फ्यूजन होने की वजह यह है कि जब मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया उसी समय 2 क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से वो कन्फ्यूज हुआ है, और जैसे ही क्लियर होगा वैसे ही मैं मैसेज बॉक्स में इसको छोड़ दूंगा। ठीक है, यानी उसका आंसर आपको बता दूंगा। ठीक, आपका काम यह है कि 23 सेकेंड शिफ्ट वाले सब वही अपना अपना आंसर मिला लें, ठीक, और देख लें कि उन्होंने जीएस में कितना किया हुआ है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए, आप अपने अपने प्रश्न मिलाइए और अपनी अगली तैयारी के बारे में सोचिए। तब तक मिलते हैं 24 के फर्स्ट शिफ्ट के जीएस के प्रश्नों के आंसर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।